आइए अब हम आगे स्टडी करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत प्रभाव। इंग्लिश में बोलेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का द्वैत व्यवहार। द्वैत का मतलब जैसा इंग्लिश में हमने पढ़ा कि डुअल मतलब दोहरी प्रवृत्ति, दोहरा मापदंड है। तो जैसे आदमी कहता नहीं कि दोहरे चरित्र का है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें दो गुण पाए जाते हैं। एक तो वो तरंग की तरह व्यवहार करती है और दूसरा वो कोई कण की तरह व्यवहार करती है। जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, ये हमारा जो है तरंग प्रकृति को बताता था विद्युत चुंबकीय तरंग की, और जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है यह कण प्रकृति को बताता है। तो इसे समझ में आया कि दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए, प्रकाश की कण समान प्रकृति ने वैज्ञानिकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। एक तरफ तो इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या की, परंतु दूसरी तरफ यह प्रकाश की तरंग जैसा व्यवहार जिसमें विवर्तन, व्यतिकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी। कहने का मतलब है कि प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकाश की जो कण प्रकृति है उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी जो थी उसमें जो विकिरण डाली गई उसके द्वारा दिखाया गया है, और व्यतिकरण एवं विवर्तन जो है उसने तरंग प्रकृति को बताया। तो वही कह रहा है व्यतिकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी, के साथ युक्ति संगत नहीं था। तो युक्ति संगत नहीं था का मतलब कि एक तरफ तो कण की प्रकृति दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ तरंग की प्रकृति दिखाई दे रही है। इस दुविधा को हल करने का एक ही उपाय था कि यह मान लिया जाए कि प्रकाश के कण और तरंग दोनों जैसे गुण होते हैं। अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि कण या तो मान लें या तो तरंग, तो कण मान लेंगे तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण इसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अगर तरंग मान लें तो विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज मानेंगे तो दूसरे की व्याख्या नहीं हो सकती। तो हम ये मान लें कि कण और तरंग दोनों की प्रकृति शो करता है, अर्थात प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है जब द्रव्य यानी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है, तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि जब द्रव्य के साथ विकिरण यानी जो रेडिएशन होती है, किरण होती है, की अन्योन्य क्रिया होती है, तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। जैसे पदार्थ का मतलब कोई मैटर, जैसे धातु ली गई थी तो उसके सतह पर गिरा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकट हुआ, तो कण की तरह प्रकृति के कारण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो इसलिए कह रहा है कि जब यह किसी पदार्थ के साथ वो होता है, यहां से देखिए अंडरलाइन करिए कि जब यह द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है, तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। जब विकिरण का संचरण होता है तब यह तरंग जैसे गुण यानी व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है। जब रेडिएशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब तरंग जैसी प्रकृति उत्पन्न होती है।
द्रव्य और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए यह संकल्पना एकदम नई थी। लोगों को इसे स्वीकार करने में काफी समय लगा। जब ये बात बताई गई तो लोग इसे मानने को तैयार नहीं हुए। जैसा आप आगे देखेंगे, कुछ सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी तरंग कण वाला द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को देख लेते हैं। सारे फार्मूले पर ही आधारित हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। तो कह रहा है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटान की ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 मोल फोटान यानी 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 फोटान। हमने पीछे पढ़ा, आवागाद्रो ने बताया है। तो पहले 1 का निकाल लें, फिर एक इसमें इतने का गुणा कर देंगे 6 × 10⁻23 का, तो 1 मोल फोटान की ऊर्जा निकल आएगी। तो 1 फोटान की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। E = h, जहाँ E ऊर्जा है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है। तो H का मान जो प्लैंक कांस्टेंट है पीछे हमने पढ़ा था 6.626 × 10⁻14 जूल/सेकंड होती है। न्यू हमको दे दिया है आवृत्ति 5 × 10⁻14 प्रति सेकंड कहें या हर्ट्ज कहें एक ही बात है। हमने बताया था हर्ट्ज समय का उल्टा है तो इसलिए प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो E = h न्यू, तो H की वैल्यू ये हो गई रख दिया और न्यू की वैल्यू ये हो गई रख दिया, गुणा किया तो आ गया 3.313 × 10⁻19। अब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो जूल लिख दिया। अब 1 मोल फोटान की ऊर्जा हमने बताया 1 फोटान की आ गई, 1 मोल में 6 × 10⁻23। ये फोटान अगर इतने होंगे तो उसको 1 मोल कहा जाएगा या आवागाद्रो नंबर कहा जाएगा, क्योंकि जो आवागाद्रो नंबर है वही 1 मोल होता है और वो 6 × 10⁻23 होता है। तो इसने सही लिखा 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 119.51 किलो जूल प्रति मोल। जूल को किलो जूल में बदला तो यहाँ पर 10/1000 का भाग दिया होगा, करके देखेंगे कैलकुलेशन में इतना आ जाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का 1 वाणी प्रकाश उत्सर्जित करता है। 1 वाणी मतलब मोनोक्रोमिक, कहने का मतलब है कि उसमें एक ही रंग का प्रकाश है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए हमको वाट मतलब ऊर्जा दे दिया है, पावर तो इसको ऊर्जा में बदलेंगे, और तरंग दैर्ध्य दे दिया है तो इससे हमें आवृत्ति पता चल जाएगी। तो देखिए बल्ब की विद्युत ऊर्जा 100 वाट यानी 100 जूल प्रति सेकंड होगी। वाट कहें या जूल प्रति सेकंड कहें एक ही बात है। वाट हमारी पावर का मात्रक है और P = W/T होता है। आपने पढ़ा होगा कि पावर जो है यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो जूल सेकंड इनवर्स उसने लिख दिया। अब 1 फोटान की ऊर्जा, अब 1 फोटान की अगर ऊर्जा निकालना हो तो E = h न्यू और यही बराबर hc/λ। पीछे फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवृत्ति के अगर फॉर्म में लिखेंगे ऊर्जा फोटान के तो E = h न्यू होती है और तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में लिखेंगे तो hc/λ होता है। ये फार्मूला आप याद कर लिए। c प्रकाश का वेग है तो h हमारा 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकंड हो गया, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतना होती है। c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया और लैम्डा हमको दिया इतने नैनोमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻9 का गुणा हो जाएगा 400 में, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो 4.969 × 10⁻−19 जूल आंसर आ गया। अब उत्सर्जित फोटानों की संख्या, ये ऊर्जा आ गई,
ये ऊर्जा आ गई। अब उत्सर्जित फोटानों की संख्या, तो इतनी ऊर्जा में कितने फोटान है वो हमको निकालना है। अब देखिए जितने फोटान है, बल्ब की विद्युत शक्ति मतलब 100 जूल प्रति सेकंड है, तो एक फोटान की ऊर्जा हमने निकाल ली। अब इतनी ऊर्जा है हमारी, तो इतने में कितने फोटान होंगे ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे कि एक फोटान की ऊर्जा जितनी होगी, जितने पूरी ऊर्जा है उसमें एक फोटान की ऊर्जा का भाग दे दें तो जितने फोटान है वो आ जाएंगे। तो उत्सर्जित फोटानों की संख्या, तो पूरी ऊर्जा कितनी है 100 जूल इंटू जूल प्रति सेकंड है, और एक फोटान की ऊर्जा 4.969 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो गई। तो आंसर आ गया 2.012 गुणे 10⁻20 प्रति सेकंड। ये फोटानों की संख्या आ गई। इसको इसी तरह कहेंगे कि जैसे आपके पास 10,000 हैं और हम आपसे पूछें कि एक नोट 100 की है, तो 10,000 में पूरी कितनी नोटें हैं, तो 10,000 में 100 का भाग दे देंगे तो 100 नोटें आ जाएंगी। तो उसी प्रकार जितनी पूरी ऊर्जा है उसमें एक फोटान का भाग दे दिया तो फोटानों की संख्या आ गई। जैसे 10,000 रुपये हैं और उसमें प्रत्येक नोट 100 रुपये की है, मतलब नोट कितनी 100 रुपये की है, तो कितनी नोट हैं, तो 100 का भाग दे दें 10,000 में तो कितनी नोट है निकल आएगा। तो इसी तरह इसने एक फोटान का भाग दे दिया तो फोटानों की संख्या आ गई। अब ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा देखते हैं, पीछे छूट गया है। कह रहा कुछ धातुओं के लिए कार्य फलन के मान यानी वर्क फंक्शन Li, Na, K, Mg, Cu, Ag ये दिया है हमको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और चांदी, सिल्वर, तो इनके दे दिया है। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं। कह रहा है जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 गुणे 10⁵5 जूल प्रति मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इतने नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण जब सोडियम की धातु की सतह पर टकराता है। अभी हमने पढ़ा कि जब फोटान टकराएंगे तो अगर उनकी आवृत्ति कार्य फलन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कह रहा है इतनी गतिज ऊर्जा वाले जूल प्रति मोल, देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा मोल शब्द को, तो इतनी गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब कह रहा है सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी। तो देखिए हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि जो प्रकाश की ऊर्जा है hν बराबर, प्रकाश की ऊर्जा E बराबर हमने पढ़ा था hν0 प्लस हाफ mv² ve² मतलब इलेक्ट्रॉन की, यानी कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहे हैं। तो इतने मोल निकल रहे हैं, तो हम पहले कार्य फलन निकालें कि कितनी ऊर्जा उस धातु के द्वारा सोख ली जाती है। जो बचेगी उसमें फोटान की ऊर्जा जो है उससे घटा देंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो उसके लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए जो ऊर्जा होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति, ऊर्जा के समानुपाती, और तरंग दैर्ध्य ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि E बराबर hc/λ, E ऊपर है लैम्डा नीचे है, और E समानुपाती होगा न्यू के। तो इस बात को ध्यान दे के काम करना है कि तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो देखो अब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की विकिरण गिर रही है, तो पहले उसकी हम ऊर्जा निकाल लें। तो 300 नैनोमीटर फोटान की ऊर्जा E इस प्रकार दी जाती है। तो hν बराबर hc/λ ये फार्मूला होता है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर hc/λ, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो h का मान आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा जरूरत पड़ेगी।
तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी प्रकाश का वेग है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपान नैनोमीटर में तरंग दैर्घ्य दी है, तो 300 × नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻9 का गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6.626 इंटू 10⁻19 जूल। ये ऊर्जा आ गई जो प्रकाश की किरण टकरा रही है। अब देखो 1 मोल फोटान की ऊर्जा, ये 1 फोटान की ऊर्जा आ गई, क्योंकि इतने नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का विकिरण, मतलब एक विकिरण की तरंग दैर्घ्य दे दिया है, 1 फोटान जो तरंग के रूप में चल रहा है। तो अब 1 मोल फोटान की ऊर्जा, क्योंकि प्रति मोल में देखिए गतिज ऊर्जा दिया है, तो हमें 1 मोल फोटान की ऊर्जा निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए निकालना है तो 6.2022 इंटू 10⁻23 आवागतो नंबर के बराबर गुणा कर देंगे। तो 1 मोल की ऊर्जा आ गई 3.99 × 10⁻5 जूल प्रति मोल, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब कार्यफलन जब निकालना है तो अब ये आपको पता होना चाहिए, जो पीछे सारणी अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इस धातुओं के कार्यफलन ये हैं। तो जब उससे ज्यादा ऊर्जा का कोई फोटान टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब आगे देखते हैं। अब सोडियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए जो गतिज ऊर्जा है, फोटान की जो ऊर्जा है ये, उसमें अगर 1 मोल फोटान की गतिज ऊर्जा घटा दें तो हमारा कार्यफलन आ जाएगा, यानी कार्यफलन का मतलब न्यूनतम कितनी ऊर्जा वो खा जाएगा, धातु की सतह खा जाएगी। तो देखिए जो फोटान की ऊर्जा 3.99 माइनस उसमें घटा दिया फोटान की 1 मोल के फोटान की गतिज ऊर्जा प्रति मोल की, तो घटा दिया तो हमारे पास कार्यफलन आ जाएगा कि इतनी ऊर्जा वो खा जाएगा। तो ये आया 2.31 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल। इतनी ऊर्जा जो है वो धातु की सतह, सोडियम धातु की सतह खा जाएगी जो हम फोटान डालेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारे पास इतनी है फोटान की, तो बाकी जब इतनी ऊर्जा डाली गई और गतिज ऊर्जा इतनी है इलेक्ट्रॉन जो निकला है, तो बाकी कहाँ गई? तो सतह खा गई, तो ये घटाया गया तो इतना वो सतह खा गई। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब जो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में ले रहा है उस फोटान से, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? तो ये जो आई है ये जूल प्रति मोल, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई गतिज ऊर्जा। तो 1 मोल की कितना होगी? तो ये 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की निकालना है अगर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का भाग दे दें तो 1 इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि यही तो 1 मोल है। तो 1 मोल की इतनी है, तो 1 की कितनी होगी? तो इतने में 1 मोल का भाग दे दें तो 1 का आ जाएगा। तो ये आ गया 3.84 × 10⁻19 जूल। अब इसकी संगत तरंग दैर्घ्य इस प्रकार होगी। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन का निकल आया, अब इसके संगत तरंग दैर्घ्य निकालना है तो E बराबर hc/λ होता है, तो लैम्डा बराबर hc/E हो जाएगा। अब hc में h हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऊर्जा हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन की निकल के आ गई है 3.84 × 10⁻19 जूल। तो लैम्डा हमारा निकल के आ गया 517 नैनोमीटर। ये मीटर में आएगा तो नैनोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻⁻9 का भाग दे देंगे, तो वैसे हमारा नैनोमीटर में बदल जाएगा। तो यह हरे रंग के प्रकाश से संबंधित है। अब चूंकि ये हरे रंग की श्रेणी में आएगा, ये देखिए यहाँ 517 500 से आगे जो है हरा रंग है, देखिए तो हरे रंग की श्रेणी में वो आ जाएगा। तो ये 517 नैनोमीटर ये हरे रंग के प्रकाश से संबंधित है।
अब यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा है कि किसी गुणधर्म के लिए विविक्त यानी डिस्क्रीट मानों के प्रतिबंध को क्वांटीकरण कहते हैं, यानी क्वांटाइजेशन। तो डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, अगर एक एक फोटान का निकालेंगे तो फोटान को क्वांटा कहते हैं, तो इसलिए उसको क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धातु की देहली आवृत्ति, तो कह रहा है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति न्यू जीरो, देहली आवृत्ति का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम फोटान के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए या उसकी कितनी आवृत्ति होनी चाहिए कि वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी उसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर सके। तो वही कह रहा है किसी धातु की देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो 7 × 10⁻14 प्रति सेकंड है। यदि न्यू बराबर 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये देहली आवृत्ति हमारी इतनी है 7 × 10⁻14 और फोटान की आवृत्ति कितनी है 1 × 10⁻15, ये 14 है या 15 है, मतलब ज्यादा है। तो आवृत्ति ज्यादा होगी देहली आवृत्ति से तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब पक्का पता हो गया कि ये टकराने वाले फोटान की आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन की हमसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो ठीक। तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार गतिज ऊर्जा, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार हमने गतिज ऊर्जा क्या पढ़ा था एच न्यू, जो प्रकाश की ऊर्जा बराबर एच न्यू जीरो माइनस प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये प्रकाश की ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की ऊर्जा है, ये दो जगह बट रही है। जब धातु की सतह पर गिरती है तो इतना तो धातु खा जा रही है, जिसको कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन, इतना खा जा रही है। बाकी वो सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन के पास आ जा रही है, ये तो इतना तो खा जा रही है। अब इसको अगर हम जो है हाफ mv स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी गतिज ऊर्जा, तो ये इधर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा न्यू माइनस न्यू जीरो ब्रैकेट में बचेगा। वही चीज यहाँ लिखी गई है, हाफ mv स्क्वायर बराबर ई लगा दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू जीरो। तो अब यहाँ पर ये हो गया हाफ mv स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो h तो हमारा 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यही होती है। और न्यू जो है हमको ये दे दिया है प्रकाश की आवृत्ति, तो ये रख दिया, और न्यू जीरो हमको ये दे दिया है देहली आवृत्ति, तो वो रख दिया। सॉल्व किया इसको तो आंसर हमारा आ गया 1.988 × 10⁻19 जूल। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणविक स्पेक्ट्रा इसको बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। का एविडेंस का मतलब प्रमाण, तो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसके कितने स्तर हैं उन्हीं को अलग अलग स्तर में, जैसे हमने बताया था कि दृश्य प्रकाश के 7 रंग होते हैं, तो अलग अलग रंग अगर कर दिए जाए तो उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसी तरह ऊर्जा के लेवल अगर अलग अलग कर देंगे तो उसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे।
क्योंकि फोटॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो परमाणु के समान है, तो इसलिए उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा गया है। तो क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे वो गुजरती है। को ध्यान देना है, प्रकाश की गति। ऐसी बात है कि आप पानी में दौड़ेंगे तो कम तेज दौड़ पाएंगे, हवा में ज़्यादा तेज दौड़ पाएंगे। तो आपकी भी प्रकृति माध्यम पर निर्भर कर रही है, तो उसी प्रकार प्रकाश भी अगर दौड़ेगा तो उसकी भी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो वही कह रहा है कि प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे यह गुजरती है। एक माध्यम से दूसरे तक जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है अथवा अपवर्तित हो जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, अपवर्तन। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है मान लीजिए यहाँ पर ये हवा है, हवा, इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ये पानी है। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण, ये निर्वात है मान लीजिए, तो निर्वात से आएगी तो ऐसे आएगी, निर्वात से, अब निर्वात में कोई माध्यम नहीं, यहाँ पर हवा है यानी उससे कुछ घना है, तो ये जो है थोड़ा सा मुड़ जाएगी, इस तरह मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर अभिलंब डाला जाए तो देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से जा रही, मतलब इस कोण से ये इधर मुड़ गई, इतने ज्यादा कोण पे। इसी प्रकार ये पानी में जब गुजरेगी तो थोड़ा सा और मुड़ जाएगी। तो ये अभी ऐसे हुई है, थोड़ा और ऐसे हो जाएगी। इसके अंदर जब जाएगी, यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि नीला ही है, इसलिए अगर अलग कलर चेंज कर दिया जाए तो अलग तरीके से दिखाई देगा। तो कुल मिला करके विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है, और सघन से विरल में भी जाएगी तब भी मुड़ेगी, बस मुड़ने का तरीका अलग हो जाएगा। एक तरफ अभिलंब की ओर मुड़ेगी जब सघन में जाएगी, और जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अभिलंब एक लाइन खींची जाएगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, उससे बात हो रही। तो अभी हमको इतना समझना है कि मुड़ जाती है। आगे हम जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाशिकी हिंदी में कह दें, तो वहां पर हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। प्रिज्म में से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया कि कम तरंग दैर्घ्य की तरंग लंबी तरंग दैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है। इसको ध्यान देना है। तो ये कह रहा है कि प्रिज्म में से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया है कि कम तरंग दैर्घ्य की तरंग लंबी तरंग दैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है। कम तरंग दैर्घ्य यानी ज्यादा आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की उल्टा होती है, तो चाहे कम तरंग दैर्घ्य कहें या ज्यादा आवृत्ति कहें, तो कम तरंग दैर्घ्य की तरंग या ज्यादा आवृत्ति की तरंग लंबी तरंग दैर्घ्य यानी ज्यादा तरंग दैर्घ्य या कम आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक झुक जाती है। तो कम तरंग दैर्घ्य की तरंग अधिक झुकती है ज्यादा तरंग दैर्घ्य की तरंग की तुलना में, क्योंकि साधारण सफेद प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगें होती हैं। दृश्य प्रकाश मतलब दिखाई देने वाला, तो 7 रंग की सारी तरंगें होंगी। सफेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने अभी बताया कि पर्दे पे 7 रंग डाल दिए जाएं तो अलग अलग सब दिखाई देंगे, तो एक रंगीन पट्टी जैसी दिखाई देगी, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है का विचलन सबसे कम, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले बैंगनी रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है। विचलन मतलब अपने अभिलंब से दूर हट जाना। तो वही कह रहा है कि चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है,
इसलिए लाल रंग वाली सबसे कम और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कुल मिला के जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो विचलन यानी डेविएशन इंग्लिश में बोलेंगे, डेविएशन कम तरंग दैर्ध्य वाले का ज्यादा होगा, ज्यादा वाले का कम होगा, उल्टा होगा तरंग दैर्ध्य के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो विचलन होगा हमारा इसी को इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/, तरंग दैर्ध्य, इसी को इंग्लिश में वेव लेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ लैम्डा बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि सातों रंग हैं और कॉन्टिन्यूअस वो रंग बने रहते हैं, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सबसे अधिक होता है सफेद रंग का प्रकाश, जो हमें दिखाई देता है कि स्पेक्ट्रम का परास 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज के बैंगनी रंग से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमने पीछे जो चित्र देखा था उसमें कलरफुल जो चित्र था, तो उसी से हमने उस रंगों को देखा था, तो वही परास यहाँ पर लिखी जा रही है, उसी को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। सतत इसलिए क्योंकि बैंगनी रंग नीले रंग में और नीला रंग हरे रंग में मिलता है, मतलब लगभग थोड़ा थोड़ा किनारा मिलता जुलता रहता है, यानी वही धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए उसको सतत कहा जाता है। अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे बैंगनी रंग है उसके बाद नीला डायरेक्ट नहीं आ जाता, बैंगनी धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती चली जाती है कि नीला हो जाता है, पीछे फिगर हमने देखा। अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। आप देखे होंगे बरसात के सीजन में आकाश में ये चीज दिखाई देती है। याद रखिए कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत छोटा भाग होता है। चित्र 2.7 में हमने पीछे देख लिया। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया करता है, द्रव्य मतलब पदार्थ के साथ जो है अन्योन क्रिया करता है, अन्योन को इंग्लिश में इंटरैक्ट्स बोलते हैं, मतलब आपस में क्रियाएं होती हैं। तो अन्योन क्रिया करता है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं। जैसा हमने कार्यफलन में पढ़ा था कि उतना धातु ले लेती है, बाकी गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो वही कह रहा है कि परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं एवं ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं, उसको अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर पर हो जाएगा, जैसे सोडियम की धातु पर फोटॉन पार्टिकल डाल दिया गया या प्रकाश की तरंग डाली गई, तो उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं वो ऊर्जा लेकर के न्यूक्लियस के आकर्षण से मुक्त होने लगते हैं। तो जब तक मुक्त नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर रहेगा। तो अब ये अस्थायी अवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाभिक के आकर्षण को छोड़ के बाहर निकल सकता है, इसीलिए अस्थायी कह रहा है। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी तटस्थ अवस्था में लौटते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण
उत्सर्जित करते हैं। अभी हमने बताया जब ऊर्जा लेके वो ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहा है तो जब प्रकाश की किरण डालना बंद कर देंगे तो वही ऊर्जा उससे निकलती है जब वो अपने फिर से वर्तमान अवस्था में आने का, पहले की अवस्था में आने का प्रयास करता है। जैसे हमने बताया था कि गोला को धूप में रख दिया जाए, गर्म किया जाए, फिर उसको छाया में रख दो तो हाथ से टच करो तो गर्म लगता है। क्यों गर्म लगता है? क्योंकि जो ऊष्मा अवशोषित की है अब वो निकालना है, तो निकाल के उसके किरण उसी अवस्था में आते हैं। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो भाप में बदल जाता है, लेकिन जब मौसम ठंडा होता है तो वही भाप पानी बन के बरसने लगती है, यानी फिर से वो अपनी उसी अवस्था पानी में आ गया। तो इसीलिए जो हमारा अणु है या परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर पे तो पहुंच गया लेकर के ऊष्मा को, लेकिन जब वो ऊष्मा निकल जाती है तो फिर वो अपनी अवस्था में आता है। तो जब आता है अपनी अवस्था में तो जो ऊष्मा लिया है उसको फिर से अभी अवशोषित किया था, अब उसको उत्सर्जित करता है, तो वही जो है स्पेक्ट्रम के रूप में प्रकट होता है। तो वही कह रहा है कि जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी तलस्थ अवस्था में लौटते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम, अब इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज यहीं तक।